नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलेला, भव्य एजुकेशन चैनल की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का वीडियो शिक्षण विधियों पर आधारित एमसीक्यू पार्ट 3 है और आपको इसमें 15 प्रश्न मिलेंगे जो कि पिछली पार्ट 1 और 2 से क्रम से आगे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। आइए आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। पूछताछ आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला प्रश्न हमारा कहता है पूछताछ आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमें याद रखना है कि पहली चीज तो पूछताछ आधारित शिक्षण क्या है। तो देखिए इंक्वायरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। इसमें उद्देश्य ये होता है कि जो शिक्षक है वह छात्रों के सामने अपनी विषय वस्तु को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कि वो कह सकता है कि हमारे विद्यालय पे आप कुछ अपनी वाक्य बना करके लिखिए, अगर हिंदी शिक्षण की कक्षा है। जैसे हमारा विद्यालय जो है बहुत सुंदर है, इसमें एक पेड़ लगा है, इसमें इतने कक्ष हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने विद्यालय के बारे में कुछ बातें लिखनी है। तो इससे उसके भाषा विकास, अपनी बात को प्रदर्शन करने का अवसर उसको मिलेगा, व्यक्त करने का तरीका उसका देखा जाएगा, व्याकरणीय त्रुटि भी मिल जाएंगी, उसके शब्द के प्रयोग की जो कला है, कौशल है, उसको भी आप जांच सकेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी विषय पर जो है एक समस्या प्रस्तुत करते हैं और समस्या के उत्तर के माध्यम से हम उसको ये अवसर देते हैं कि वो अपना जो प्रदर्शन है समझ का वो कर सके। तो अब देखते हैं तथ्यों को रटना निश्चित तौर पर कि ये उद्देश्य नहीं हो सकता। शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार करना बिल्कुल ठीक है। छात्रों में जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम इस प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, आलोचनात्मक सोच और समस्या समस्या समाधान कौशल का विकास करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर इस 31वें प्रश्न का सी सही है। पार्ट 3 के 32वें प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सी विधि पूछताछ आधारित शिक्षण का एक रूप है? तो हमें देखना है व्याख्यान विधि, क्या इसमें प्रश्न होते हैं? नहीं। रटंत विधि में भी नहीं होते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि, इस विधि में भी जो शिक्षण की शुरुआत है वो प्रश्नों के साथ होती है। इसमें भी शिक्षक क्या करता है, छात्र केंद्रित एक तरीका है, चाहे वो ह्यूरिस्टिक विधि हो या प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें शिक्षक समस्या पेश करता है और छात्र स्वयं खोज, प्रयोग और तर्कों के माध्यम से समाधान ढूंढते हैं। ठीक है। तो कौन सा इसमें शिक्षण का एक रूप है? तो ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक विधि किसने खोजी थी या इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हम ध्यान रखेंगे आर्म स्ट्रॉन्ग, ये इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है। इसका उत्तर सी हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खोज विधि का एक लाभ नहीं है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास, निश्चित तौर पर ये इसका एक लाभ है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, ये भी इसका एक लाभ है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा, ये इसका लाभ नहीं है। शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है ये, छात्र केंद्रित है। छात्र स्व अनुक्रिया स्वक्रिया द्वारा सीखेगा, तो ऐसी स्थिति में रटने की प्रवृत्ति तो कहीं आनी नहीं है। जीवन के लिए तैयारी, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो नॉट, इज नॉट जब आ जाता है तो हमें जो इसमें गलत है वो चुनना है। तो गलत केवल इसमें एक है, वो है रटने की प्रवृत्ति, ये इसका एक लाभ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। खोज विधि किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो मैंने आपको पहले ही कहा कि छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित तो है नहीं, तो ये उत्तर मेरा हो नहीं सकता। व्याख्यान विधि के सिद्धांत पे नहीं है, अनुकरण विधि के सिद्धांत पे भी नहीं है। ये रचनावादी पूछताछ आधारित है, यानी कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो पूछताछ विधि पर आधारित है और रचनावादी है। रचनावाद का मतलब ही यही है कि सक्रिय अनुभव के माध्यम से शिक्षा लेना। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। दल शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक के लिए मिलकर काम करते हैं। किसके लिए मिलकर काम करते हैं? देखते हैं। सिर्फ योजना बनाने के लिए, योजना बनाने, क्रियान्वित करने, मूल्यांकन करने के लिए, केवल एक दूसरे से सीखने के लिए, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना रहेगा कि दल शिक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टीम टीचिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग में शिक्षक जो है, एक से अधिक शिक्षक या दो से अधिक शिक्षक बोला जाएगा, दो से अधिक शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके उद्देश्य ये होता है कि जो छात्र है वो शिक्षक के विभिन्न कौशलों से, उनकी योग्यताओं से लाभान्वित हो सके। कोई शिक्षक एक्सप्लेनेशन में अच्छा है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन में अच्छा है,
किसी का जो है कह सकते हैं कि प्रयोग कौशल बहुत अच्छा है, चित्र बनाने का प्रयोग कौशल बहुत अच्छा है। कोई क्या करता है, उदाहरण बहुत अच्छे देता है, एग्जाम्पल उसको रिलेट बहुत अच्छा करता है। इस तरह से हम विभिन्न कौशल जो है शिक्षकों के एक ही कक्षा के छात्रों को उनको अलग-अलग कौशल से परिचित करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करेंगे दोनों या 2 से अधिक टीचर। ये योजना भी बनाएँगे मिल कर के पढ़ाने के लिए किसी एक विषय के संदर्भ में, उसे क्रियान्वित भी करेंगे और मूल्यांकन भी करेंगे। यानी कि कंप्लीट टीचिंग टास्क होता है, केवल सिंगल कोई उसका एक पार्ट नहीं होता। तो इसलिए दल शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक योजना बनाने, क्रियान्वित करने, मूल्यांकन करने, तीनों के लिए काम करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, सहयोग बढ़ाना है। क्योंकि मिलके काम करना है तो उनको आपस में सहयोग करके ही करना होगा। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों से अधिक ज्ञान प्रदान करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, निश्चित तौर पे उसका यही उद्देश्य है। गुणवत्ता बढ़ाना है, कम करना नहीं, छात्रों पे दबाव बढ़ाना नहीं है, कम करना है। भाई जिस छात्र को एक टीचर की नहीं समझ में आ रही बात तो दूसरे की आएगी, एक मेथड नहीं आएगा दूसरे मेथड से आएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा डेमोन्स्ट्रेशन आएगा। ठीक, तो इस तरह से दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है उत्तर नंबर बी, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना और विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करना छात्रों को। अगले प्रश्न पे आते हैं, दल शिक्षण का एक प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षण को महंगा बनाता है? नहीं। छात्रों को केवल एक दृष्टिकोण का नहीं, विभिन्न दृष्टिकोण का ज्ञान देता है। शिक्षक की जिम्मेदारी को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। तो क्या लाभ हो सकता है? यह शिक्षकों के बीच सहयोग और विशेषज्ञता के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करता है। भाई जिसकी जो स्पेशलिटी है वो टीचर स्टूडेंट को दे दे। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर इसका क्या हो गया? बी सही है। जब एक व्यक्ति का शिक्षक जब एक शिक्षक कक्षा को पढ़ाता है तो दूसरा शिक्षक व्यक्तिगत छात्रों की मदद करता है। ये कौन सा मॉडल है? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो चारों दिए हुए हैं, ये टीम टीचिंग के या दल शिक्षण के ये मॉडल हैं। ठीक है, किसके मॉडल हैं ये सब? ये सब टीम टीचिंग या दल शिक्षण के मॉडल है। अभी इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, तो पहला मॉडल पहले एक एक करके समझ लेते हैं कि ये है क्या। पहले आते हैं पैरेलल टीचिंग क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही है। इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर शिक्षण, पैरेलल टीचिंग। कक्षा को 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें प्रत्येक शिक्षक आधे-आधे छात्रों को एक ही विषय वस्तु पढ़ाता है और उसके बाद उसको चेंज कर लेते हैं। तो एक समय में ही दोनों टीचर टीचिंग कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, उन्होंने छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है? तो अब एक ही विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं लेकिन दोनों टीचर एक ही समय में पढ़ा रहे हैं पर छात्रों का ग्रुप बना लिया है। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी भूमिका चेंज कर ली। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट है दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। तो दोनों टीचर के माध्यम से उनको एक ही विषय वस्तु पर स्किल डेवलप हो पाएगी। दूसरी क्या है? टीमिंग। टीमिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर टीम टीचिंग बना लेना। एक शिक्षक नेतृत्व करता है, दूसरा शिक्षक जो है पूरक या सहयोग की भूमिका निभाता है। तो ये टीमिंग हो जाता है और ये भूमिकाएं बदलती रहती है। एक समय एक के लीडरशिप पे आ रहा है सेंटर पॉइंट पे और वो दूसरा वाला सब्सिडरी है और सेकंड टाइम में दूसरा वाला प्राइम पे आ जाएगा और पहला वाला सब्सिडरी में चला जाएगा। इस तरह से मिलकर के टीचिंग हो जाएगी। अब सी वाला क्या कहता है? वन टीच वन असिस्ट, यानी कि एक शिक्षक सिखाता है और एक सहयोग या सहायता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है मॉडल में? एक शिक्षक निर्देश देता है जबकि दूसरा जो शिक्षक जो है वो छात्रों को व्यक्तिगत सहायता और समर्थन देता है और उसके लिए वो क्लास में राउंड करता है। अगर किसी बच्चे को एक टीचर पढ़ा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा टीचर उसके पास जाएगा, आपको क्या दिक्कत है, देखो इसको ऐसे कर लोगे, तो वो इंडिविजुअली वहां पर असिस्ट करता है। तो यहाँ पर वन टीच वन असिस्ट, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब एक शिक्षक कक्षा को पढ़ा रहा है तो दूसरा शिक्षक व्यक्तिगत छात्रों की मदद करता है। तो उत्तर इसका क्या सही है? सी। एक पढ़ाता है और दूसरा व्यक्तिगत रूप से सहायता देता है। स्टेशन टीचिंग भी हम समझ लेते हैं, ये है क्या मॉडल। स्टेशन टीचिंग में क्या होता है? शिक्षक जो है अलग अलग छात्रों को लर्निंग स्टेशन में बांट देता है, यानी ग्रुप में बांट देता है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक जो है एक या अधिक स्टेशनों का नेतृत्व करता है और टाइमली जो है उसमें अलग अलग स्टेशन पे जाकर के पढ़ाता है। एक किसी जगह पर जो है छात्रों का स्टेशन का मतलब क्या है? अलग अलग स्किल्स है, जैसे कि एक क्लास में क्या डिबेट हो रही है, एक क्लास में क्या डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, एक स्टेशन में क्या चल रहा है, बच्चे चित्रकला बना रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्टेशन में बांटा गया और वो हर स्टेशन अलग अलग एक्टिविटी को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो जो छात्र जिसमें जाना चाहे स्टेशन में जा सकता है और उससे वो जो एक थ्री इडियट वाला डायलॉग है
ये ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, जैसे भी बट रहा है जाकर के लीजिए। तो ये चारों मॉडल हो गए, लेकिन इस प्रश्न में उत्तर कौन सा मॉडल हो गया हमारा? तो उत्तर हो गया वन टीच वन असिस्ट। जब एक पढ़ाएगा तो दूसरा सहायता करेगा व्यक्तिगत रूप से। उन एक कक्षा में कुछ छात्रों को स्थानीय मान की अवधारणा समझ में नहीं आई, तो शिक्षक क्या करेगा? खुद फिर से समझाएगा, उन्हें घर पर अभ्यास करने के लिए कहेगा, उन छात्रों से कहेगा जो समझ गए हैं वे बाकी को समझाएं। देखिए, प्राइमरी लेवल पे भी ये बहुत अच्छी मेथड है, इसको बोला जाता है पीयर लर्निंग। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पीयर टीचिंग या पीयर लर्निंग। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे आपस में, एक तो पहली चीज सहयोग की भावना विकसित होती है, और सहयोग के साथ साथ अपनी समझ जो बच्चा सीख चुका है वो दूसरे को उसकी भाषा में समझा पाता है, क्योंकि शिक्षक और बच्चों की भाषा में और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, उम्र का, साथ का। वो अंतर बच्चे बच्चे में मिटा रहता है। तो जो बात एक बच्चा समझ गया है वो उस बच्चे को उसी की भाषा में उस बात को ज्यादा अच्छा समझा सकेगा, आपसे बेहतर उसका कम्युनिकेशन स्किल होगा। तो इसीलिए पीयर लर्निंग में ये फायदा मिलता है। और छात्र जो है उन छात्रों से कहेगा जो समझ गए हैं वे बाकी को समझाएं। तो जो ये प्रश्न 39 है ये पीयर लर्निंग की बात कर रहा है। और ऐसी स्थिति में पीयर लर्निंग के हिसाब से, या सहपाठी शिक्षण भी इसको कहते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सहकर्मी शिक्षण या पीयर लर्निंग, वही आपको जो मैंने बताया, के दौरान विद्यार्थी क्या करते हैं? बिना किसी मदद के खुद सीखते नहीं, पारंपरिक प्रशिक्षक के बिना एक साथ मिलकर सीखते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन पारंपरिक प्रशिक्षक के बिना सीखते हैं, लेकिन पारंपरिक प्रशिक्षक या क्लास टीचर उस दौरान कक्षा में ही रहता है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उत्तर इसका ना तो सी है, ना डी है, ना ए है, उत्तर बी सही है पीयर लर्निंग के लिए। 41वें प्रश्न पे आते हैं। आगमन विधि किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हम सबको ध्यान रखना है कि जो हमारी आगमन विधि है वो जाती है कैसे? विशिष्ट से सामान्य के लिए। कहाँ जाती है? विशिष्ट से सामान्य के लिए। और इस विधि में हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरणों से हम सामान्य नियम की ओर जाते हैं। तो उत्तर क्या सही होगा? विशिष्ट से सामान्य। ये मैंने बताया भी था। हमारा आप शिक्षण विधि का जो है वीडियो नंबर 2 देख लेंगे, शायद 6वां वीडियो है इसका, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। उत्तर इसका बी सही है। निम्नलिखित में कौन आगमन विधि का सोपान नहीं है? तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। सबसे पहला होता है उदाहरणों की प्रस्तुति, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरणों के द्वारा हम नियम की ओर जाते हैं। जैसे कि हम संज्ञा पढ़ाना है तो हमने बच्चों को बताया, देखो ये सामने इस वस्तु का क्या नाम है? बच्चों ने कहा किताब। इसका क्या नाम है? कुर्सी। इसका क्या नाम है? डेस्क। इसका नाम क्या है? बोतल। फिर मैंने कहा देखो ये सब जो है इसके नाम है। ठीक है। और फिर मैंने कहा अच्छा हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं वो क्या है? कक्षा। ये कौन सा स्थान है? विद्यालय। ठीक है। आपके गांव का नाम क्या है? तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया। तो इस तरह से हम उनको बता सकते हैं, देखो स्थान का नाम, वस्तु का नाम, मेरा नाम यानी व्यक्ति का नाम, सामने जानवर है वो भी व्यक्ति में आ जाएगा। तो इस तरह से जाति का नाम, अलग अलग पक्षियों को जो हम बोलते हैं, अलग अलग उदाहरण दे करके हम धीरे से उनको समझाएंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरणों से हम नियम की ओर आते हैं। तो आगमन विधि के सोपान में सबसे पहला तो यही है, उदाहरण की प्रस्तुति। दूसरा उसका चरण है निरीक्षण। ध्यान रखिएगा, पहला है उदाहरण की, ये पहला चरण है, पहला उदाहरणों की प्रस्तुति। दूसरा क्या है? निरीक्षण। और तीसरा क्या है? सामान्यीकरण। यानी कि इसमें दूसरा तो नहीं दिख रहा है, दूसरा है निरीक्षण और तीसरा सामान्यीकरण है। और चौथा है परीक्षण या सत्यापन। चौथा क्या है? परीक्षण या सत्यापन। नियमों को रटना उसका चरण नहीं है। तो यहाँ की जगह, नियमों की रटने की जगह क्या होना चाहिए था? निरीक्षण, जो कि इसका आगमन विधि का कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पे आपको। तो 4 चरण हो गए। सबसे पहला विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति, दूसरा चरण हो गया निरीक्षण, तीसरा हो गया सामान्यीकरण, चौथा हो गया परीक्षण व सत्यापन। तो उत्तर इसका कौन सा सही है जो इसके चरण में नहीं आता? यानी कि नियमों को रटना, उत्तर नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन की विधि कैसी है? निश्चित तौर पे बहुत उपयोगी और खोज आधारित है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निगमन विधि में शिक्षक किस क्रम का अनुसरण करता है? तो याद रखिए कि निगमन आगमन के विपरीत होता है। आगमन में आप चलते हैं विशेष से सामान्य, तो निगमन में आप चलेंगे सामान्य से विशेष। इसके लिए भी आप मेरी कक्षा 6 देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, नियम से उदाहरण, आगमन उदाहरण से नियम, और निगमन नियम से उदाहरण।
तो उत्तर इसका सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी निगमन की विशेषता नहीं है? तो एक बात याद रखिए, आगमन छात्र केंद्रित विधि है, वहीं निगमन क्या है, शिक्षक केंद्रित है। ये दोनों में अंतर है। फिर आगमन करके सीखने को बढ़ावा देती है और वहीं निगमन क्या है, रटने को बढ़ावा देती है। आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है, निगमन विधि में समय कम लगता है। ये फायदा है निगमन विधि का। निगमन विधि करके सीखने को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आगमन विधि का गुण है। देखिए इस पे लिखा भी है, ये आगमन विधि का गुण है। यह समय बचाने वाली विधि है निगमन, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको समझ में आ गया, एक प्रकार से अंतर भी हो गया क्लियर। तो उसका उत्तर क्या है, सी सही है, क्योंकि ये आगमन विधि का गुण है। तो साथियों, इसमें मैंने 15 क्वेश्चन आपको बताए। मेरा ऐसा आपके लिए आशा है कि आपके एग्जाम में इससे फायदा मिले आपको, सभी विषयों में जिसमें भी आपकी शिक्षण विधि या पेडागोजी आ रही है। अगर आप इनको समझ के करेंगे जैसे कि मैंने प्रयास किया है, तो आपको इसके प्रश्नों का लाभ जरूर मिलेगा। और शीघ्र ही मैं आपके सामने पार्ट 4 और अंतिम पार्ट है ये शिक्षण विधियों को लेकर के, एमसीक्यूज का। और उसके बाद हम लोग टॉपिक्स पे आएंगे सीडीपी के। तो धन्यवाद, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर